हमारे आज के टॉपिक का नाम है एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ फूड। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए इब्तिदाई लेक्चर्स में हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि खाना या फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फूड से फ़ायदा उठाने के लिए या खाने से फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले ये खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में इस खाने को हज़म किया जाता है, यानी कि इस खाने को डाइजेस्ट किया जाता है या ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे-छोटे पीसेस में, ताकि ये खाना बॉडी के हर हिस्से को पहुँचे और वो इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो आज हमने ये देखना है कि जब खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो किस तरह से बॉडी के पास पहुँचाया जाता है। देखिए जो हमारा खाना है ना, वो 2 किस्म के अज्जा के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी खुराक में जिनको हम आम तौर पर हज़म नहीं करते, जैसा कि विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर, पानी, हम इसको हज़म नहीं करते, ठीक हो गया? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से पहले हमें उनको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करना पड़ता है या ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जैसा कि प्रोटीन, प्रोटीन को हम जब ब्रेक डाउन करते हैं तो फाइनली हमारे पास अमाइनो एसिड्स बनते हैं। जब हम लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं तो हमारे पास बनते हैं सिंपल शुगर। तो हम ये बात कर रहे थे कि जब खुराक अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाती है तो फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खून के अंदर दाखिल होती है। अब इस पर्पस के लिए होता ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशल किस्म के एडेप्टेशंस होती हैं या एक स्पेशल किस्म की खासियत होती है। होता ये है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सबसे अंदर वाली वॉल होती है, अगर आप उसको देखें तो वो इस तरह से बिल्कुल फ्लैट नहीं होती, बल्कि होता ये है कि उसमें इस तरह से उभार जो हैं वो आपको लगते हैं, या आप यूँ कह लें कि हाईली फोल्डेड होती है। अगर मैं आपको हाईली फोल्डेड का मानी समझाऊँ तो अगर आपने कभी वेलवेट के कपड़े को देखा हो, तो अगर आप वेलवेट के कपड़े पे कभी हाथ फेरें तो आपको लगेगा कि वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है, बल्कि उसमें छोटे-छोटे से उभार हैं या फ़ोल्ड्स हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है अंदर वाली, जिसके सामने खाना या डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स पड़े हुए होते हैं, वो हाईली फ़ोल्डेड होती है। अब वो जो उभार से हो रहे होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, यानी कि उँगली नुमा उभार होते हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ये फ़ोल्ड्स और विलाई क्यों है? इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके पास एक बड़ा हिस्सा बन जाए या लार्ज सरफेस एरिया बन जाए खुराक को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, ठीक है? यानी कि उसका एरिया बढ़ जाए जहाँ से वो मुसलसल खुराक को एब्ज़ॉर्ब कर सके। अब होता ये है कि जब ये लार्ज सरफेस एरिया होता है तो आराम से जो हमारे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं या फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो खून के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अच्छा, खून के अंदर दाखिल होने के लिए वो 2 प्रोसेस पर इन्हिसार करते हैं, या तो डिफ्यूजन के ऊपर या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको ये समझा दूँ कि डिफ्यूजन कब होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होती है। बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने खाना खाया, ठीक है? अब खाना खाया, आपका जो खाना है वो हज़म हो गया, आपके ब्लड के अंदर शामिल हो गया। तो हुआ ये कि खाना हज़म होने के तकरीबन या फूड एब्ज़ॉर्प्शन के तकरीबन 10-15 मिनट के बाद आपने मज़ीद कुछ अच्छा-सा खाना खा लिया, मज़ीद कोई केक खा लिया, पेस्ट्री खा ली, कुछ भी आपने स्नैक्स ले लिए, तो अब आपके ब्लड में खुराक ऑलरेडी मौजूद है। अब जब आपने और खाना खाया तो अब वो आपके ब्लड के अंदर चूँकि पहले ही ज़्यादा थी, तो अब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाएगी। मतलब ऑलरेडी ज़्यादा है लेकिन वो फिर भी ब्लड जब उसको एब्ज़ॉर्ब करेगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगाएगा। लेकिन जस्ट इमेजिन आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप 5-7 घंटे जो है वो लगातार आप अपना काम करते रहे, मज़ीद आपने कुछ नहीं खाया, तो अब आपके ब्लड में डेफ़िनेटली न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे होंगे। तो अब जब आप खाना खाएँगे और वो आपके ब्लड में शामिल होगा, तो चूँकि ब्लड में कम है, तो वो तेज़ी से आपके ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि डिफ्यूज़न होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब आपके ब्लड में चीज़ कम है, तो खाना आराम से डिफ्यूज़ हो जाएगा।
लेकिन अगर आपके ब्लड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, तो फिर ब्लड उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से टेक करेगा वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। देखिए, अब हम समझने जा रहे हैं कि जो विलाई है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। सबसे पहले जो विलाई होती है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या एक उभार होता है। तो ये मैंने बनाया है, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। और इसकी ये जो दीवार होती है वो सिंगल लेयर सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है, बल्कि बारीक सेल्स की लेयर पर मुश्तमिल होती है। विलाई के अंदर ये जो आपको ग्रीन कलर की इस वक्त डक्ट नज़र आ रही है, इसको हम लेक्टियल कहते हैं। ये बेसिकली लिम्फेटिक डक्ट होती है। इसका जो एरिया होता है, या आप समझ लें कि डायमीटर होता है, वो ज़्यादा होता है ताकि ये बड़े फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर सके। इसके बाद विलाई में आपको ये जो रेड कलर और आपको ये जो ब्लू कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली यहाँ पे इनकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये जो ब्लड कैपिलरीज रेड और ब्लू कलर से मैंने दिखाई हैं, इनका प्राइम मकसद होता है खुराक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रीन कलर की मैंने लिम्फेटिक डक्ट बनाई है या लेक्टियल बनाई है, इसका काम होता है खुराक के बड़े पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करना। तो इस तरह से विलाई हाईली स्पेशलाइज्ड है। इसके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि लेक्टियल है, ब्लड कैपिलरीज हैं, ताकि ये डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। अब हम अपने टॉपिक के सबसे अहम हिस्से पे जा रहे हैं और ये समझेंगे कि आखिर जो खुराक है वो कैसे खून के अंदर पहुंचती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिपिड्स की, ठीक है। ये जो लिपिड्स होते हैं ये आसानी से ब्लड के अंदर नहीं पहुंचते, बल्कि ये एक ख़ास किस्म के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। अब वो जो ख़ास किस्म का प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले होता ये है कि जो लिपिड्स होते हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है, किसके अंदर? ग्लाइसरोल के अंदर और फैटी एसिड्स के अंदर। अब जब ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो ये प्रोडक्ट्स डायरेक्टली खून के अंदर नहीं जाते, बल्कि ये सबसे पहले लेक्टियल के अंदर जाते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो हैं वो लेक्टियल के अंदर मूव कर जाते हैं। लेक्टियल यानी कि लिम्फेटिक डक्ट के अंदर चले जाते हैं। अब लेक्टियल्स क्या करती हैं? जितनी भी होती हैं सारी की सारी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कंबाइन होना शुरू करती हैं, और जब सारी की सारी लेक्टियल डक्ट्स कंबाइन हो जाती हैं तो बड़ी मेन लिम्फेटिक वेसल जो है वो बन जाती है। अब ये जो मेन लिम्फेटिक वेसल है ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है, यहाँ तक कि ये दिल के करीब जो ब्लड वेसल्स होती हैं या वेन्स होती हैं बड़ी, उनको ज्वाइन करती है, और इनके अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो ब्लड वेसल्स में या मेन वेन्स के अंदर चला जाता है, और फिर वहाँ से ये आसानी से हार्ट के पास पहुँच जाता है, और हार्ट जो है फिर वो इनको आगे बॉडी के सेल्स में ट्रांसफ़र कर देता है। यानी कि लिपिड्स डायरेक्टली खून के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि पहले वो लेक्टियल के अंदर जाएंगे। लेक्टियल ग्रेजुअली कंबाइन करके मेन लिम्फेटिक वेसल बनाएगी, फिर वो जो है वो इस सारे कंटेंट को जो उनके अंदर मौजूद होगा ब्लड वेसल में देंगे, और ब्लड वेसल उनको फाइनली हार्ट तक पहुंचाएगा। फिर हार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा उन फैट ड्रॉपलेट्स को बॉडी के हर सेल को पहुंचाने में। अब हम बात करेंगे खुराक में मौजूद दूसरे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स की जो आसानी से खून के अंदर शामिल हो जाते हैं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स की। तो होता ये है कि जब प्रोटीन डाइजेस्ट होकर अमाइनो एसिड बनाती है और कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होकर सिंपल शुगर बनाते हैं, तो ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आसानी से ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए चले जाते हैं। तो ये आसानी से विलाई में मौजूद ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर चले जाएंगे। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपस में ज्वाइन करती हैं, और यहाँ तक कि एक बड़ी वेन बन जाती है जिसको हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी आप हिपैटिक का लफ्ज़ पढ़ें
तो इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा, इसका मतलब है लीवर। ठीक है? पोर्टल से मुराद आप समझें कि कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। तो जब ब्लड कैपिलरीज़ कंबाइन होकर ये वाली वेन बना रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये वेन दरअसल किसके पास जा रही है? लीवर के पास जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिपैटिक पोर्टल वेन के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये अपने अंदर मौजूद तमाम के तमाम कंटेंट को, चाहे वो अमाइनो एसिड्स हैं, चाहे वो शुगर है, उसको लीवर के पास लेकर आती है। अब लीवर क्या करता है? लीवर उसको अच्छे तरीके से स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद उसको जितना लगता है कि इतनी मिकदार बॉडी के अंदर जानी चाहिए शुगर की, अमाइनो एसिड की या किसी भी चीज़ की, तो वो उन चीज़ों को एक वेन के अंदर पैक कर देता है या एक वेन के ज़रिए भेजता है, जिसको हम कहते हैं हिपैटिक वेन। मैं एक दफ़ा आपको फिर याद करा दूँ कि हिपैटिक का लफ़्ज़ कभी भी आप पढ़ें तो इससे मुराद है लीवर। ठीक है? आम तौर पर ये लीवर को रेफ़र करती है। तो जो लीवर है वो अपने तमाम के तमाम कंटेंट को हिपैटिक वेन के अंदर डालता है। हिपैटिक वेन तमाम खुराक या न्यूट्रिएंट्स को लेकर हार्ट की तरफ आती है और फिर हार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम के तमाम फूड प्रोडक्ट्स को या खून को बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने में। इस तरह से न्यूट्रिएंट्स बॉडी के तमाम सेल्स में चले जाते हैं। ज़ाहिर है हार्ट उसमें मेजर रोल प्ले कर रहा है। फिर बॉडी सेल्स उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करके अपने जो भी फंक्शन होते हैं या काम होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। मैं आपको एक स्मॉल इंटेस्टाइन की डायग्राम दिखा रही हूँ। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, पहली बात तो ये कि इसमें ये देखें, ये इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं दीवार की। अब जो इसकी अंदर वाली दीवार है, जो ये दीवार है, इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने लाइंस लगाई हैं हल्की-हल्की सी, जो दिखा रही हैं यहाँ पर कि यहाँ पर फोल्ड्स हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली दीवार है वो फ्लैट नहीं है, बल्कि उसमें उभार होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोल्ड्स इन द इनर वॉल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में आपको बहुत ज़्यादा उभार मिलते हैं। अब वो जो उभार होते हैं वहाँ पर आपको मिल जाते हैं विलाई। अब ये मैंने एक विलाई का स्ट्रक्चर बनाया, ये है ना, ये एक विलाई का स्ट्रक्चर है। ठीक है? अब इस विलाई के स्ट्रक्चर में अगर आप गौर से देखें, ये डार्कर पार्ट है, ये है यहाँ पर लैक्टियल। ठीक है? ये देखिए, ये मैंने इसको ये लैक्टियल से रिप्रेजेंट भी किया है। ये देखिए, ये लैक्टियल है। ठीक है? अच्छा, लैक्टियल के बाद आपको यहाँ पर मेंशन आ रही है ब्लड कैपिलरीज। तो विलाई, लैक्टियल और ब्लड कैपिलरीज की वजह से इस काबिल होते हैं कि ये खुराक के पार्टिकल्स को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकें।